हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने आपको सीखने को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें हमने परिपक्वता देखा और हमने सब्जेक्ट मटेरियल विषय वस्तु देखी, किस प्रकार से सीखने को प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार से हमारे परिपक्वता और विषय सामग्री है, उसी प्रकार से हम थकान भी सीखने को प्रभावित करती है। तो किस प्रकार से हम थकान प्रभावित करती है इसे हम देखते हैं। तो पहले थकान क्या है या फटीग क्या मीनिंग क्या है उसको हम देखते हैं। आप जानते हैं आप कब थकते हैं? जब हम कोई कार्य करते हैं और कुछ समय के बाद ऐसी स्थिति हमारे पास आ जाती है कि जब वो कार्य करने की इच्छा कम होती है और हमारा शरीर शिथिल हो जाता है। हम पहले से कम कार्य कर पाते हैं और अपना मन और शरीर की इस अवस्था को ही हम थकान कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि थकान व्यक्ति की यह विशेष शारीरिक और मानसिक दशा है जिसके कारण उसकी वास्तविक कार्य क्षमता में लगातार कमी होती जाती है। तो इसी को ड्राइवर ने और बोरिंग, लैंगफील्ड और हेल ने उनको परिभाषित किया है। जैसे ड्राइवर के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि थकान का अर्थ है कार्य करने में शक्ति के पूर्व व्यय के कारण कार्य करने की कम कुशलता या योग्यता। अब थकान कितने प्रकार की होती है वो देखते हैं। थकान जो है वो दो प्रकार की है, एक शारीरिक और एक मानसिक, जिसको बॉडीली फटीग कहते हैं या मेंटल फटीग कहते हैं। बॉडीली फटीग में जिसमें शारीरिक थकान, यह थकान शरीर की वह अवस्था है जब निरंतर शारीरिक कार्य करने के कारण शरीर की शक्ति कम हो जाती है, अंग शिथिल हो जाते हैं और व्यक्ति कार्य न करके विश्राम करना चाहता है। उस समय उसका मन नहीं लगता और कोई कार्य करने के लिए उसकी शरीर जवाब दे देती है कि अब हम कार्य नहीं कर सकते। जैसे आप क्लास में बैठते हैं और पहले कालखंड में, प्रथम पीरियड में, जब आपको जितना आपकी स्फूर्ति ऊर्जा रहती है, आप चतुर्थ कालखंड या चतुर्थ पीरियड में आते आते आपको लगता है कि और कोई मत पढ़ाए, हम और नहीं पढ़ेंगे, कुछ हमें विश्राम चाहिए, हमारा ब्रेक होना चाहिए। तो इसी तरह से शारीरिक रूप से शरीर जब जवाब दे देती है उसे हम शारीरिक थकान कहते हैं। शरीर कार्य करने की क्षमता नहीं होती है। अब हम दूसरा थकान का प्रकार देखते हैं, मानसिक थकान, मेंटल फटीग। यह थकान मस्तिष्क की वह अवस्था है जब निरंतर मानसिक कार्य करने के कारण मस्तिष्क का ध्यान, चिंतन आदि शक्तियां कम हो जाती है और व्यक्ति कार्य को स्थगित करके कुछ और करना चाहता है। कभी हम लोग देखते हैं कि कोई कार्य करने के लिए कहता है तो हम लोग अनसुना कर देते हैं। हमारा मेंटल स्टेटस ऐसा रहता है कि हम उसे सुनना नहीं चाहते और करना नहीं चाहते, यानी तब तक वो मानसिक रूप से वह थक गया है और वह उन बातों को अनसुना कर दे रहा है। शारीरिक थकान को मानसिक थकान का कारण माना जाता है। यदि आप मानसिक रूप से यदि अक्षम है तो शरीर कार्य करने का शरीर को आप तब कार्य ही नहीं कर सकेंगे। यदि मन से आप तैयार हैं तो शरीर को कष्ट होते हुए भी आप कभी कभी काम कर लेते हैं। यदि व्यक्ति में शारीरिक थकान होती है तो वह मानसिक कार्य नहीं करना चाहता। अब हम देखते हैं कि शारीरिक थकान के क्या क्या लक्षण हैं। आप कैसे कहेंगे कि उसे थकान हो चुका है या फटीग हुई है, वो हम कैसे जानेंगे कि या शारीरिक रूप से वो कार्य करने के लिए असक्षम है, ये हम कैसे जानेंगे? तो हम देखते हैं कभी कभी बालक जब वो
शिथिल हो जाता है, या जम्हाई लेने लगता है, या नींद की झपकी लेता है, या हम लोग देखते हैं मुंह से खुला रह जाता है, बैठे रहते हैं, या बहुत एक्टिवली नहीं रहते हैं, कंधे झुकाकर एकदम बैठे रहते हैं, या हम कह सकते हैं शक्ति या कुशलता से वो जो काम कर रहे थे वो स्किल उसमें अभी नहीं है, या बार बार वो अपना पोस्चर चेंज करता रहता है, या फिर वो जो कार्य कर रहा है उसके प्रति उदासीन है, या उसकी कार्य करने की गति धीमी है, या शरीर का शिथिल हो जाना होता है, या उस कार्य पर उसका ध्यान केंद्रित नहीं है और उनके औजार हाथ से गिर रहे हैं, फिसल रहे हैं। तो इस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि ये शारीरिक रूप से वह थक गया है। अब हम लोग देख सकते हैं कि मानसिक थकान कैसे होती है। तो मानसिक थकान की स्थिति व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार की शिथिलता आती है। मानसिक थकान के लक्षण इस प्रकार हैं, जैसे आप कह सकते हो कि मानसिक थकान में आपको मस्तिष्क जैसा लगता है बोझिल है, या हमको सर में दर्द हो रहा है, भारीपन महसूस कर रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं कि वह मस्तिष्क रूप से, मानसिक रूप से वह शिथिल हो चुका है। यहाँ पर भी वो नींद लेता है, जम्हाई लेता है, या उसके घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, या वो चिड़चिड़ होने लगता है, वो काम करना नहीं चाहता। देखिए, आप घर में कभी कभी काम करते हैं, बहुत सारा काम आपके ऊपर बर्डन आ जाता है और आप तब काम कहते हैं कि अब मुझे मत बोलो, अब मुझे मत करने दो। यानी आप उस समय क्या है, तब तक आप मानसिक रूप से शिथिल हो चुके हैं। इसी तरह से हमारा सोचने, समझने, विचार करने की शक्ति भी कम हो जाती है। अनुशासनहीनता करने लगते हैं, या जब हम क्लास में बैठते हैं आप सुनना नहीं चाहते हैं और आप स्टूडेंट देखते हैं हम लोग बीच में कभी कभी उस समय आपस में बातचीत, यानी उस समय वो उनका मस्तिष्क उस समय वह कार्य करने का इच्छुक नहीं है, और बहुत सारी कभी कभी गलतियां होने लगती है। तभी भी हम कह सकते हैं कि यह वह मानसिक रूप से कार्य करने के इच्छुक नहीं है, या उनका उत्साह नहीं है उस कार्य के प्रति, या उन लोग कार्य करने में थोड़े समय में ही ऊब जाते हैं, या रुचि नहीं लेते हैं। तो यह होता है मानसिक थकान के लक्षण। अब स्कूल में बालक थकान क्या क्या कारण है, बालक को स्कूल में थकान क्यों होती है? कभी कभी हम देखते हैं लगभग 6 घंटे का हम लोग का स्कूल का आवर रहता है, समय रहता है, और यदि निरंतर कभी कभी बालक को हम देखते हैं कि सुबह से जब से गए हैं और तब से लास्ट पीरियड तक पढ़ाया जा रहा है, तब भी वह क्या कहता है, उसके लिए अरुचिकर हो जाता है और वह थकान महसूस करता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि स्कूल में जो विद्यालय के कालखंड में बीच में खेल के पीरियड या कुछ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, बीच में कोई ब्रेक इस तरह से दी जाती है, जिससे वह फिर से ऊर्जावान हो जाए, स्फूर्तिवान हो जाए और वह फिर से कार्य करने के लिए तत्पर हो जाए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, यदि कमरे का वायु शुद्ध वायु नहीं है, या सही बैठने की स्थिति नहीं है वहां पर, या हम कह सकते हैं फर्नीचर की स्थिति सही नहीं है, या हम कह सकते हैं जैसे बालक में कुछ शारीरिक दोष है, या उन्होंने कुछ बैलेंस डाइट नहीं खाया है, उनमें निर्बलता है, और या पूरे कालखंड में उनका मनोरंजन का या व्यायाम का कोई व्यवस्था नहीं है, या कभी कभी बहुत सारे शारीरिक व्यायाम कर दिए जाते हैं, तब वहां पर उन्हें परेशानी होती है जिससे वह थक जाते हैं, या दोषपूर्ण जो टाइम टेबल है, हमारे डिफेक्टिव टाइम टेबल, दो जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट को एक साथ रख देना, जिसके कारण लगातार वो
सुनते सुनते या वो समझते उनको परेशानी होने लगती है। तो इस तरह से हम देखते हैं या विद्यालय के आसपास शोरगुल का वातावरण भी यदि होता है तब भी वो बालक को थकान महसूस, उसके सुनने में कठिनाई होती है और वो बालक जब वो समझ नहीं सकता तब वो उसे थकान महसूस होती है। या बहुत भय रहता है या दंडपूर्ण व्यवहार होता है, कठोर अनुशासन होती है, तभी उसे थकान महसूस होती है। या उसके रुचिकर विषय वस्तु नहीं होने पर भी उसको मानसिक रूप से थकान होने लगती है। या कभी कभी बालक गृह कार्य के बोझ से देर रात तक कार्य करते हैं और सुबह जागकर आते हैं, तब भी वह उसके लिए थकान हो जाती है। ऐसा इस तरह से हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो उनको थका सकते हैं, जिसको फटीग के कारण है। अब इस थकान को कैसे कम किया जाए? तो हम सबसे पहले ये स्कूल में जो विद्यालय में थकान को कैसे कम किया जाए, इसके कुछ निम्न उपाय कर सकते हैं। पहले टाइम टेबल को जो 6 घंटे का है, 6 घंटे या 8 पीरियड से अधिक नहीं होना चाहिए। जो स्कूल का समय जो होता है वह प्रतिदिन 8 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 6 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए या 8 पीरियड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में यह अवधि 1 घंटे कम होनी चाहिए, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में गर्मियों की दिनों में बालक बहुत जल्दी थक जाता है ठंड दिनों की अपेक्षा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बालक को ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों के दिनों में 1 घंटा जो स्कूल आवर्स है उनको 1 घंटा कम कर दिया जाए। ठंड के दिनों में ये 1 घंटा बढ़ाया जाए। इसी तरह से ग्रीष्म ऋतु में पहले 5 घंटे जो कालखंड का समय अवधि है वो 35 मिनट्स का होना चाहिए और अंतिम खंड है वो 30-30 मिनट के होने चाहिए। शीत ऋतु में, विंटर सीजन में यह 5-5 मिनट बढ़ा सकते हैं। विद्यालय में जो समय अवधि है 6 घंटे का, उसमें 2 अवकाश होने चाहिए, एक बड़ी दीर्घ अवकाश, एक छोटा अवकाश। तीसरी घंटे के बाद एक छोटे अवकाश होनी चाहिए, लघु अवकाश, और एक दीर्घ अवकाश जो 5वीं घंटे के बाद होना चाहिए, जिससे बच्चे जब थोड़ा विश्राम हो जाता है तो वो पुनः स्फूर्ति हो जाती है, उनमें नवीन ऊर्जा और आ जाती है और वो फिर उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उस बालक के कमरे का, विद्यालय के कमरे में सही से वायु और प्रकाश, दरवाजे, खिड़कियां और रोशनदान, सही वेंटिलेशन होना चाहिए। विद्यालय में मिड डे मील की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। दूध या अन्य आहार की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षा में बालकों के बैठने के लिए स्थान या उपयुक्त फर्नीचर होने चाहिए। समय सारिणी इस प्रकार बननी चाहिए कि एक विषय के 2 घंटे लिखित कार्य के और 2 घंटे जो होंगे कठिन विषयों के, कठिन विषयों के 2 घंटे लगातार न आए। जो एक विषय के 2 घंटे एक साथ न आए लिखित कार्य, और एक साथ जो कठिन विषय एक साथ न आए। इसलिए देखा जाता है जैसे हम स्कूल में जाते हैं, जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है, तो स्कूल के जो टाइम टेबल में उन्हें पहले पीरियड में रखा जाता है, क्योंकि वह तब तक ऊर्जावान होते हैं, वो स्फूर्ति रहती है, उनमें वो तत्परता रहती है वो कार्य करने की। और ऐसा भी किया जा सकता है कि लिखित कार्य के बाद मौखिक कार्य रखा जाए और कठिन विषय के बाद सरल विषय रखाया जाए टाइम टेबल में। और शिक्षक को भी रोचक और मनोवैज्ञानिक शैक्षणिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। और तीसरे या चौथे घंटे के बाद मनोरंजन या व्यायाम या खेल कूद वाले पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था होनी चाहिए और बालकों के कार्य में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए और गृह कार्य अधिक नहीं देना चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बालकों को घर में पर्याप्त विश्राम करने, सोने
और पौष्टिक और संतुलित आहार देने का भी परामर्श देना चाहिए। तो शिक्षक को विद्यालय के वातावरण और बालकों के शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक पहलुओं में इतने विवेक और कुशलता से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए कि वे थकान का अनुभव ना करें। पर इससे आवश्यक यह है कि बालकों में यह विश्वास उत्पन्न करना चाहिए कि उनको अपने शिक्षा संबंधी कार्य में असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह यदि हम कभी कभी लगता है कि हम विश्राम करेंगे तो कहीं हम यह बात तो छूट तो नहीं जाएगी, तो यह बात भी उन्हें आश्वासन देनी चाहिए। तो हम ये एक सारांश में कह सकते हैं, अनावश्यक थकान उत्पन्न न होने देने के लिए शिक्षकों द्वारा सामंजस्य स्थापित किए जाने वाले अनेक कार्यों में से सर्वश्रेष्ठ यह है कि वे बालकों के आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना का विकास करें। तो अगले वीडियो में हम आपको इससे अधिक अवधान, अटेंशन के बारे में बता सकते हैं। तो थैंक यू।